हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। ये बेटा हमने क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 हिमालय की बेटियां रीडिंग करवाया था। अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रखा है पीछे से। और इसके राइटर हैं नागार्जुन जी। कौन है? नागार्जुन। ये देखिए इधर लिखा हुआ है, ये देखिए कौन है? नागार्जुन। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से हो चुका है, पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं। उसमें कंप्लीट समरी है इसकी, कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। तो ये हिमालय है, ये छोटी छोटी नदियां हैं, ये बहुत ऊंचा हिमालय है। और जब ये छोटी छोटी नदियां यहाँ से पर्वतों से निकलती है ना, इसमें चैप्टर में एक्सप्लेनेशन ऐसे है, जब ये पर्वतों से निकलती है तो पतली पतली और ऐसी लगती है जैसे उछल उछल के ये अटकेलियाँ करती हुई नीचे आ रही हैं। ठीक है, और जब ये नीचे आ जाती हैं मैदानों, समतल मैदानों में आ जाती है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे ऊपर से पर्वतों से आती हुई और समतल मैदानों में आ जाती है, तो ये बहुत चौड़ी और बहुत ज़्यादा फैल जाती है समतल मैदानों में। तो ये बहुत ही चौड़ी नज़र आती है। ठीक है, इसमें ऐसे वर्णन है। और पीछे का चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आज हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर और MCQ। क्वेश्चन 1 देखिए, नदियों को माँ, यहाँ से करवा देती हूँ मैं, अच्छे से समझा दूँगी, आप अच्छे से उनको उसी से मैं समझ लेना और रट्टा नहीं मारना है, समझ लेना, खुद से एक्सप्लेन करना है। यहाँ से देखिए, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है। तो चैप्टर में क्या है कि नदियों को माँ माना गया है, बहन माना गया है। ठीक है, कई नदियों को कई रूप दिए गए हैं, बेटी माना गया है। तो नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ बहुत पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें किन किन रूपों में देखते हैं? माँ के अलावा लेखक किन किन रूपों में नदियों को देखते हैं? तो नागार्जुन जी क्या करते हैं? नदियों को माँ, दादी, मौसी, मामी, बहन, प्रेमिका, बेटी, बच्चे आदि के रूप में देखते हैं। नागार्जुन क्या करते हैं? नागार्जुन जी माँ, दादी, मौसी, बहन, प्रेमिका, बेटी, बच्चे आदि रूपों में भी उनको नदियों को देखते हैं। ये तो गया फर्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही आसान है, छोटा है, और ये स्टार्टिंग में ही था ये लाइनें चैप्टर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र की विशेषता क्या क्या हैं? देखो, लेखक का कथन है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय पर जमी बर्फ के पिघलने से उत्पन्न जल की बूंदों से महानदी के रूप में बहती है। देखो जी, ये पर्वत है, हिमालय पर्वत है ना, तो इसके ऊपर बर्फ जम जाती है। यहाँ पे पूरे पे बर्फ जम जाती है, ऐसे सब कहीं पे। और जब ये बर्फ पिघलती है, जब ये बर्फ पिघल के नीचे आती है, तो ये कहा गया है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र की विशेषता क्या गई है? लेखक का कथन है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय पर जो बर्फ जमी है उसके पिघलने से बनी है, उनके पिघलने से उत्पन्न जल की बूंदों से महानदी का रूप। तो ये बड़ी बड़ी नदियाँ बन गई हैं। तो आप ये कैसे करोगे? हिमालय के ऊपर जो बर्फ जमी हुई है उनके पिघलने से दो महानदियों, इन नदियों का, महानदी मतलब बहुत बड़ी नदी के रूप में बहती है। ये नदियाँ अत्यंत विशाल है, विशाल मतलब बहुत बड़ी हैं, और तेज गति से बहती हैं और सागर में जा मिलती हैं। ये जो दो नदियाँ हैं बहुत तो बड़ी हैं और बहुत ही तेज गति से बहती है और जाकर कहाँ पे मिल जाती है? सागर में मिल जाती है। लेखक को ऐसा लगता है कि हिमालय इन नदियों का पिता है और सागर इसका पति है। तो चैप्टर में बताया गया है, पूरे चैप्टर में, तो ये जो नदियाँ हैं जाके, सागर तो इनका पति है और हिमालय इनका पिता है। ठीक है, नदियों का पिता कौन है? ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। नदियों का पिता कौन है? हिमालय है, पर्वतराज हिमालय है। और ये दोनों नदियाँ जाके सागर में मिलती है, तो अर्थात उसके पति के रूप में इसको दिखाया गया है कि पति कौन है? सागर इनका पति है और हिमालय इनका पिता है। आ गया समझ में? तो इनकी विशेषताओं में ये दिखाना है कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु है, जो हिमालय के जो ऊपर जो बर्फ़ जमी है उनके पिघलने से जो बूंदों से जो महानदी का रूप ले लेती है और बहती है, ये बहुत विशाल है और बहुत तेज़ गति से बहती है और जाकर ये सागर में मिल जाती है। तो लेखक को ऐसा लगता है कि हिमालय है ना, इन नदियों का पिता है और सागर इसका पति है। बस इतना ही करना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 4 ही है मेन तो इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, काका कालेकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा गया है? तो ये तो देखो, इन्होंने तो, लेखक ने तो ये कहा है,
और का कालेकर ने क्या कहा है, लोक माता नदियों को। तो क्यों कहा है, धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों को, देखो माता क्या करती है, सबका निर्माण करती है, पानी देती है बच्चों को, सारी उनकी मतलब जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करती है ना। तो उसी प्रकार क्या है कि का लेकर नदियों को लोक माता इसलिए कहा है क्योंकि वो भी क्या करते हैं, पानी के, जो पानी है, पानी जल ही जीवन है ना। तो जीवन का आधार क्या है, पानी है, नदियाँ हैं। तो इस जल से क्या हो, फसलें उगती है, प्राणियों के पेट भरते हैं, और सभी पानी पीने के भी काम में लेते हैं, और काम में भी, अपने घर के काम में भी यूज करते हैं। तो इसलिए इसको लोक माता कहा है, क्योंकि सभी ज़रूरतें पूरी करती हैं। तो काका कालेकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है, धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों के जीवन का आधार नदियों का जल है। जो धरती पर रहते हैं वो सभी प्राणियों के जीवन का आधार क्या है, जल है, नदियों का जल है। जो सभी धरती पर प्राणी रहते हैं उनका, धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों के जीवन का आधार क्या होता है, जल है। उनके जल से फसलें उगाई जाती, नदियों के जल से क्या होता है, फसलें उगाई जाती हैं, और जो फसलें, जिससे सभी प्राणियों का पेट भरता है। फसलों से क्या होता है, सभी प्राणियों का पेट भरता है, और नदियों का पानी पीने में भी काम में लाया जाता है। इसलिए नदियों को काका कालेकर ने लोक माता कहा है। तो एक तो इसको आधार दिखाना है, एक फसलें उगाई जाती है, पानी पिया जाता, पीने का काम में आता है, और सभी काम में इसका पानी से ही यूज होता है, और सभी प्राणियों का पेट भरता है, इसलिए इसको लोक माता कहा है। आ गया समझ में? ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। देखो लिखा, हिमालय की यात्रा जो क्वेश्चन चैप्टर है उसका एक तो राइटर आपको याद होना चाहिए, वो क्वेश्चन में आता है। तो उसका राइटर है नागार्जुन जी। तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है, किस किस की प्रशंसा की है। तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने सबसे पहले हिमालय और वहाँ से निकलने वाली नदियों की प्रशंसा की है। सबसे पहले चैप्टर में क्या क्या है, हिमालय की प्रशंसा में उसकी उसको किस किस को अच्छा बताया है, प्रशंसा की है, तो ये बताना है इसमें। तो हिमालय को सबसे पहले, हिमालय की और वहाँ से निकलने वाली नदियों की प्रशंसा की है लेखक ने। उन्होंने हिमालय के सौंदर्य का वर्णन किया है, कितना सुंदर है हिमालय। तो लेखक ने क्या बताया है, हिमालय की सौंदर्य की भी वर्णन किया है, और नदियों को उनकी बेटियां बताया है। ठीक है, तो हिमालय के सौंदर्य का वर्णन किया है, और हिमालय नदियों को हिमालय की बेटियां बताया है चैप्टर में। नदियां हिमालय की गोद में उछल कूद करती हैं और कल कल की ध्वनि करती हुई बहती हैं। तो जैसे चैप्टर में बताया था कि जब वो यहाँ से निकलती हैं, पर्वतों से निकलती हैं ना, तो कल कल की आवाज़ करती हुई नदियाँ, जैसे पत्थरों पे कभी गिरेगी फिर पानी उछलेगा, ऐसे करती आवाज़ करती हुई, जैसे अपने पिता की गोद में उछल कूद करके खेल रही हूँ, ऐसी लगती है जब ये निकलती है। नीचे जाके समतल हो जाती है, शांत हो जाती है नदियाँ, पानी फैल जाता है और वो बहुत शांत से दिखाई देती है। ठीक है, तो इसमें यही बताया है। तो नदियों को उनकी बेटियां बताया गया है, और नदियां हिमालय की गोद में उछल कूद करती हैं और कल कल की ध्वनि करती हुई बहती हैं। लेखक ने नदियों का साथ अपना पवित्र नाता भी जोड़ा है। लेखक ने क्या किया है, नदियों के साथ अपना पवित्र नाता जोड़ा है। साथ ही लेखक ने समुद्र को भी भरपूर सराहना की है, समुद्र की भी उसने भरपूर सराहना की है। और इसमें आप ये 2 लाइनें भी ऐड कर सकते हो। नदियों के पिता उस किसको कहा गया है, नदियों के पिता हिमालय को कहा गया है, और इन नदियों के पति सागर को कहा गया है। ठीक है, यही थे इसके क्वेश्चन, खास तो और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। और जो मेन क्या है देखते हैं। इसके बाद देखो, ये क्वेश्चन तो इस तरह क्वेश्चन तो आते नहीं है चैप्टर एग्जाम में। ये तो हो गए चारों क्वेश्चन, इस तरह के नहीं आते हैं। और इसमें ये देखिए, विशेषण और विशेष्य, इनमें मिलान करना आपको। पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचित कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य संज्ञा का मिलान कीजिए। तो जैसे इसमें मूसलाधार का रखा है, तो वर्षा क्या होती है, मूसलाधार मतलब तेज बारिश होना। ठीक है, मूसलाधार का क्या आएगा, वर्षा। और संभार्त का आएगा महिला, आया था ना, संभार्त महिला की तरह नदियाँ दिखती है। नेक्स्ट है चंचल। चंचल क्या है, नदियाँ चंचल है ना, नदियाँ क्या है, चंचल है। और समतल क्या है, आंगन, जो समतल आंगन था ना, ये है समतल आंगन आ जाएगा। और घना आ जाएगा जंगल, घना क्या आ जाएगा,
जंगल, इनको आप मिलान कर सकते हो ऐसे। संवाद को महिला, चंचल का नदियाँ, समतल का आंगन और घना का जंगल और मूसलधार का हो जाएगा वर्षा। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है करने के लिए। अब इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन और करवा देते हैं MCQ। तो आप इसमें देखिए MCQ। ये बेटा 2-3 क्वेश्चन मुझे और लग रहे हैं इंपॉर्टेंट दिखते हैं, जो कभी कभी आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन भी घुमा के अगर आएंगे तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। देखिए, हिमालय को ससुर और समुद्र उसका दामाद कहने का क्या कारण है? कि हिमालय को ससुर क्यों कहा गया है और समुद्र को उसका दामाद क्यों कहा गया है, इसका क्या कारण है? तो गंगा, यमुना, सतलुज आदि नदियाँ हिमालय की गोद से निकलती हैं। गंगा, यमुना, सतलुज सभी नदियाँ कहाँ से निकलती है? हिमालय की गोद से निकलती है। वे पिता की गोद के समान ही हिमालय की गोद में खेला करती हैं। जो नदियाँ हैं वो अपने पिता की गोद में जैसे बच्चे खेलते हैं ना, तो उसी प्रकार नदियाँ अपने पिता की गोद में खेलती है, हिमालय की गोद में खेलती है, ऐसा लगता था। तो लेखक ने इन नदियों को हिमालय की बेटियाँ कहा है। बेटियाँ बड़ी होकर ससुर में जाकर बस जाती हैं। ठीक वैसे ही नदियाँ भी सागर में समा जाती हैं, इसलिए लेखक ने हिमालय को ससुर और सागर को हिमालय का दामाद कहा। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है, जो ये नदियाँ हैं सारी, ये सभी क्या हैं, हिमालय की गोद में खेलती हैं अपने पिता के समान, और जब ये बहती है निकलती है तो वो जाकर सागर में मिल जाती है। जैसे बड़ी बेटियाँ बड़ी होकर ससुराल में जाकर बस जाती है ना, ठीक वैसे ही नदियाँ भी सागर में जाकर मिल जाती हैं, इसीलिए हिमालय को ससुर और सागर को दामाद का है। ठीक है, आ गया समझ में? ये क्वेश्चन भी अच्छा था, ये भी अच्छा है। इस तरह कभी कभी आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कैसे लिखना है इसको। नेक्स्ट देखिए, नदियों को लोकमाता कहना कहाँ तक उचित है? नदियों को लोकमाता कहाँ तक उचित है? माता उसे कहते हैं जो जन्म देकर बालक का पालन पोषण करती है, किंतु नदियाँ सारे संसार की माता की भांति पालन पोषण करने में निस्वार्थ भाव से सहयोग करती है। तो माता किसे कहते हैं? जो बच्चे को जन्म देकर उसका पालन पोषण करती है। उसी प्रकार नदियाँ हैं, वो सारे संसार का पालन पोषण करती है और निस्वार्थ भाव से सहयोग करती है, इसलिए नदियों को लोक माता कहा है। ठीक है, ये प्रश्न भी आ सकता है, आप याद कर लें इसको अच्छे से। जैसे नदियों को लोक माता क्यों कहा गया है? नदियों को लोक माता इसलिए कहा है, जिस प्रकार माता बच्चे को जन्म देकर पालन पोषण करती है, उसी प्रकार नदियाँ भी सारे संसार की माता है और वो सारे संसार की माता की तरह निस्वार्थ भाव से सहयोग करती है और सभी का पालन पोषण करती है, फसल पैदा करती है नदियाँ, और सभी से सबका जीवन यापन करती है, सबका पेट भरती है और पीने के लिए भी काम आता है नदियों का पानी, इसलिए इसको लोक माता कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, नदियों को नज़दीक से और दूर से देखने में लेखक में क्या अंतर लगा? तो ये तो आपको स्टार्टिंग बता दिया था ना मैंने, लेखक को नदियों में जब हम दूर से देखते हैं तो वो शांत और गंभीर लगती है। दूर से देखा जाता है तो वो बहुत ही शांत और गंभीर थी, किंतु जब लेखक ने हिमालय पर्वत पर चढ़कर इन नदियों को देखा तो वे अत्यंत नटखट, उछल कूद करने वाली और खिलखिलाकर हंसने वाली प्रतीत हो रही थी। जब वो हिमालय पर चढ़ा तो उसने देखा कि वो बहुत ही नटखट हैं, पहाड़ों पर से उछल कूद खेल करते हुए जा रही हैं, और दूर से देखते हैं तो शांत दिखती है। नदियों के कोई 4 गुण बताइए, तो नदियों के 4 गुण भी आ सकते हैं। तो नदियों के 4 गुण में क्या है कि एक तो प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है, बहुत सुंदर है। नदियाँ अपने बहाव के साथ अनेक उपयोगी वस्तुएं भी लाती हैं। जब नदियाँ बहती हैं तो उपजाऊ मिट्टी भी लाती हैं, बहुत सारी चीज़ें लाती हैं। नदियाँ भूमि के जल स्तर को भी कम नहीं होने देती। जब नदियाँ बहती हैं वहाँ पर पानी निकलता रहता है तो उनका जो भूमि का जल स्तर है वो कम नहीं होता, हमेशा बना रहता है। नदियाँ मानव को सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन तो नहीं, बट ये तो क्वेश्चन तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर करें इन तीनों को, तो आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। आगे देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप देखना कितने आपका समझ में आए हैं और कितने आपको नहीं आए हैं। आपको जितने आ गए उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कितना आपको आता है चैप्टर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक कौन हैं? तो ये तो सबको पता है, नागार्जुन जी हैं। और नदियों के प्रति लेखक के मन में कैसा भाव था? तो नदियों के प्रति लेखक के मन में श्रद्धा का भाव था। लेखक ने नदियों की धारा की तुलना किससे की है? नदियों की धारा की तुलना गोद से की है।
तो वो ऐसे रहते हैं जैसे हिमालय की गोद में हूँ। ठीक है। नदियाँ कहाँ पहुँचकर विशाल हो जाती है? जब समतल मैदानों में नदियाँ पहुँचते हैं तो विशाल हो जाती हैं, ये चैप्टर में आ गया था। कहाँ जाकर नदियों का उछलना कूदना गायब हो जाता है? ये भी मैदानों में जाकर नदियाँ जब उछल कूद करना बंद कर देती हैं, वो शांत हो जाती हैं, क्योंकि उनको खुला स्थान मिल जाता है बहने के लिए, और पर्वतों पर वो उछल कूद करती हैं। निकेतन का अर्थ होता है घर, ये वर्ड मीनिंग में आएगा। किसका प्रेम पाकर भी नदियों का हृदय अतृप्त है? तो ये भी चैप्टर में था ये लाइन भी। हिमालय का प्रेम पाकर भी नदियों का हृदय अतृप्त है, तभी तो वो जा रही है आगे। आप नदियों का लक्ष्य किसे मानते हैं? नदियों का लक्ष्य क्या है? सागर को। उपत्यकाएं का अर्थ क्या होता है? उपत्यकाएं का अर्थ होता है चोटियाँ, पर्वत की चोटियाँ। और लेखक ने इस पाठ में सौभाग्यशाली किसे बताया है? लेखक ने इस पाठ में सागर को सौभाग्यशाली बताया है कि नदियाँ इतना अधिक प्रेम पाकर भी वो सागर में जाकर अपने पिता को छोड़कर सागर में मिल जाती हैं, तो उनको सागर को सौभाग्यशाली बताया है। लेखक ने बूढ़ा किसे कहा है? हिमालय को बूढ़ा कहा है। और लेखक ने हिमालय की बेटियां किसे पुकारा है? लेखक ने हिमालय की बेटियां नदियों को पुकारा है, धरती को, चट्टानों को, कांटियों को नहीं, नदियों को पुकारा है। हिमालय को किसका ससुर कहा गया है? हिमालय को सागर का ससुर बताया गया है। और पर्वतराज की बेटियों का हाथ किसने पकड़ा है? ये भी सागर आएगा। पर्वतराज की जो बेटियां हैं उसका हाथ किसने पकड़ा है? सागर ने। और कालिदास किस भाषा के कवि थे? कालिदास संस्कृत भाषा के कवि थे। नदियों को लोकमाता किसने कहा है? तो लोकमाता काका कालेकर जी ने कहा था। और हिमालय की बेटियां पाठ की विधा क्या है? ये एक निबंध है, कहानी है, कविता है, ये बताना है। तो हिमालय की बेटियां हैं वो पाठ की क्या है? ये एक निबंध है। ठीक है बेटा, इसके सभी क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, एमसीक्यू भी हो गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं, एंड चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी हो गया है। तो चैप्टर होता है कंप्लीट। आप इसको अच्छे से एक बार देख लेना। आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओके।